हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं, जिस पे आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए एक वीडियो पहले भी आ चुका है। उसमें हमने उस थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, पासिंग मार्क क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हमने जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज उसी में से जो आपका फर्स्ट पेपर होता है यानी शैक्षिक मूल्यांकन का, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर के आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी शैक्षिक मूल्यांकन, उनके सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, कितने चैप्टर होते हैं आपके शैक्षिक मूल्यांकन पेपर में। तो दोस्तों, आपका ये जो शैक्षिक मूल्यांकन है, इसमें आपके कुछ 11 जो आपके अध्याय होते हैं यानी लेसन होते हैं, 11 अध्याय होते हैं। तो उनमें से आपका देखिए पहला जो अध्याय है उसका नाम है मापन एवं मूल्यांकन। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है पहले वाले अध्याय में कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, मतलब हम मापन कैसे कर सकते हैं और मापन के बाद मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं। जो आप चैप्टर पढ़ेंगे कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, जैसे आपको दिया रहता है, आप शिक्षा के दौरान बच्चे अलग अलग होते हैं, उनका हम मापन या मूल्यांकन कैसे करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं इसके अंतर्गत आता क्या क्या है। दिया हुआ है जैसे शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, शैक्षिक मापन का अर्थ, मापन की परिभाषा, मापन के तत्व अथवा अंग, मापन के प्रकार, शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, शैक्षिक मापन के स्तर, मूल्यांकन का अर्थ, शैक्षिक मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन की परिभाषा, मूल्यांकन की नवीन धारणा, मूल्यांकन की शिक्षा में आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षा में मूल्यांकन के उद्देश्य एवं कार्य, मूल्यांकन के क्षेत्र, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण और मापन में संबंध, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन का संबंध। तो ये सारी चीज़ हम आपके पहले जो अध्याय दिया हुआ है यानी मापन एवं मूल्यांकन, उसके अंतर्गत क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसके सीखेंगे कि कैसे मापन और मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा हमारा इसी में अध्याय दिया हुआ है मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। पहले में हमने क्या सीखा कि मापन या मूल्यांकन होता क्या है। दूसरे अध्याय में हम क्या सीखेंगे कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका महत्व क्या होता है। तो चलिए इसके अंतर्गत पूछता है मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता, मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता, मापन एवं मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर, मूल्यांकन एवं परीक्षण में अंतर, परीक्षण तथा मापन में अंतर। तो ये सारी चीज़ें हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। और तीसरा अध्याय है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है, जैसे देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन में आपको पढ़ना क्या है। सतत मूल्यांकन मीन्स ऐसा जैसे कि आप शिक्षा के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है, जो मतलब शिक्षा भी हो और साथ साथ मूल्यांकन भी हो, तो ऐसे मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं, सतत मूल्यांकन कहते हैं। लेकिन जो आपका व्यापक मूल्यांकन है वो कैसा होता है, वो अंत में होता है। जैसे वार्षिक जब पेपर होता है ना लास्ट में, तो आपका क्या कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। लेकिन सतत जो मूल्यांकन होता है वो आपके जब आपकी क्लास चलती है तो उसी में आपका क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सतत मूल्यांकन कहते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या सीखना है, दक्षता आधारित मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन की अवधारणा, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष, सतत मूल्यांकन का महत्व, सतत मूल्यांकन की विधियाँ क्या होती हैं, सतत मूल्यांकन की कार्यप्रणाली तथा सोपान, सतत मूल्यांकन के क्षेत्र, सतत व व्यापक मूल्यांकन हेतु रणनीतियों का निर्धारण एवं उसका क्रियान्वयन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अंतर। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे तीसरे वाले में अध्याय में यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पढ़ेंगे। तो चलिए आपका चौथा जो अध्याय दिया हुआ है उसका नाम है मूल्यांकन के पक्ष। तो वहाँ पे हमने सीखा कि मूल्यांकन कैसा होता है और मूल्यांकन के अर्थ, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या होती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दो प्रकार के आपके मूल्यांकन होते हैं। तो उसके बाद चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि मूल्यांकन के पक्ष क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पक्ष दिए हुए हैं। पहला दिया है आपका संज्ञानात्मक, भावनात्मक, कौशलात्मक, ये आपके मूल्यांकन के पक्ष हैं। और ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ज्ञानात्मक पक्ष, कार्य सूचक क्रियाओं की सूची, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का भारतीय वैधकरण, भावनात्मक पक्ष, सामाजिक कौशल, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषाई कौशल और कौशलात्मक पक्ष। ये आपका जो
सीखने का तरीका होता है, उस सब के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि किस किस पक्ष से हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। अगला 5वां आपका दिया हुआ है मूल्यांकन के प्रकार, मतलब हम एक बच्चे का मूल्यांकन कैसे कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में हम 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। जिसमें आपका पहला दिया है मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर उसमें पढ़ेंगे मौखिक परीक्षा का उद्देश्य, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, आवश्यकता, मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल की शिक्षण विधियाँ, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, साक्षात्कार तथा कार्य विधियाँ या क्रियान्वयन, विश्लेषण, अवलोकन पद्धति, प्रायोगिक विधि, रचनात्मक एवं कालांकित, आकलित मूल्यांकन, संरचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन की तुलना। तो ये सारी चीज़ें हम मूल्यांकन के प्रकार में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। 6वां हमारा है उत्तम परीक्षण की विशेषता, मतलब अगर हम परीक्षण कर रहे हैं तो उसकी विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए पहला क्या दे रहा है कि एक अच्छी परीक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। मतलब हम परीक्षा, मतलब जब हम किसी का पूछते हैं कुछ या किसी भी तरीके का हम मूल्यांकन कर रहे हैं परीक्षा के थ्रू, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, परीक्षा कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर अच्छे परीक्षण की कसौटी होनी चाहिए, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटियाँ, अच्छे परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में संबंध, प्रतिमान, संदर्भित या कसौटी संदर्भित परीक्षण में अंतर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद आपका 7वां लेसन है प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया। इसमें हमने ऊपर वाले में क्या सीखा कि परीक्षण हम कैसे ले सकते हैं। 7वें लेसन में हम क्या पढ़ेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र यानी जो पेपर बनता है उसके निर्माण, मतलब बनाने की प्रक्रिया क्या क्या होती है। तो सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, परीक्षण योजना बनाएंगे। परीक्षण में प्रारंभिक रूप की तैयारी करना, परीक्षण में प्रारंभिक रूप की जांच करना, वस्तुनिष्ठ परीक्षण फिर करेंगे, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पदों के प्रकार, निबंधात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की सुधार के सुझाव, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न पत्र निर्माण, उसके बाद ब्लू प्रिंट, संप्रेषण तथा अंक निर्धारण, शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के पक्ष, अच्छे प्रश्नों की विशेषता, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। ये मतलब एक प्रश्न पत्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं और क्या क्या उसमें होना चाहिए। तो ये आपके 7वें अध्याय में रहेगा। 8वें अध्याय में आपका है मूल्यांकन अभिलेखीकरण। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, जैसे दिया है मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व, अभिलेखीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष दिया हुआ है यहाँ पे, और फिर दिया हुआ है अभिलेखीकरण सतत मूल्यांकन, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, 60 मासिक में जो 6 महीने पे आपका होता है, अर्धवार्षिक पेपर एवं वार्षिक मूल्यांकन में पुनर्मनन। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आपके 8वें में अध्याय में पढ़ेंगे। फिर हमारा 9वां अध्याय क्या कह रहा है, 9वें में हम दिया हुआ है आपका निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले देखिए निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। ऐसा परीक्षण जब हम करते हैं तो जो बच्चा रहता है उसकी क्या क्या उसमें कमियां हैं, मतलब किस तरीके से वो सीख रहा है, क्या नहीं सीख पाया है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। और उपचारात्मक परीक्षण में हम क्या कर सकते हैं, उसका एकदम उसकी क्या करते हैं, जो कमियां होती हैं उसको समाप्त कर देते हैं, यानी उसका उपचार कर देते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, जिसमें आप पढ़ेंगे निदानात्मक शिक्षण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, निदानात्मक परीक्षण की विशेषता, निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य, उपयोग एवं महत्व, निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण में अंतर, निदानात्मक समस्याओं में संबंधी कारक, शैक्षिक निदान के लिए आवश्यक सामग्री, निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र, निदान प्रक्रिया, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण के परिणाम। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। 10वां हमारा अध्याय दिया हुआ है क्रियात्मक शोध, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, शोध के प्रकार, मौलिक एवं क्रियात्मक शोध में अंतर, क्रियात्मक शोध का अर्थ, परिभाषा, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता, क्रियात्मक अनुसंधान से लाभ क्या होते हैं, महत्व क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान और आधारभूत अनुसंधान में अंतर क्या होता है, क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप के बारे में, उपकरण, शून्य परिकल्पना, क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन, अभिलेखीकरण, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आपका जो 10वां अध्याय है यानी क्रियात्मक शोध, उसमें पढ़ेंगे।
और आपका लास्ट और 11वां जो अध्याय दिया हुआ है उसका नाम है शैक्षिक नवाचार। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो शिक्षा में नवाचार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या पढ़ेंगे, नवाचार का अर्थ, परिवर्तन एवं नवाचार में संबंध क्या होता है, परिवर्तन, नवाचार, शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता, नवाचारों का महत्व, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, प्रार्थना स्थल की गतिविधियाँ, मतलब जहाँ पे प्रेयर होता है उसकी कैसी गतिविधि रहती है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाकलाप, मतलब साथ में क्या करके पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सामुदायिक सहभागिता यहाँ पे बताया जाएगा। फिर विद्यालय प्रबंधन कैसा है, विषयगत कक्षा शिक्षण एवं समसामयिक दृष्टांत आप यहाँ पे सीखेंगे लास्ट चैप्टर में शैक्षिक नवाचार में। तो ये था आपका थर्ड सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है यानी शैक्षिक मूल्यांकन, उसके सिलेबस के बारे में था, जिसमें आपके 11 अध्याय दिए हुए हैं। और इसमें आप क्या पढ़ेंगे, मापन, मूल्यांकन, मापन के प्रकार, मापन के क्या क्या होते हैं, निदानात्मक परीक्षण, सब चीज़, प्रश्न पत्र कैसे बनता है, मतलब एक बच्चे को कैसे हम पढ़ाते हैं अच्छे से, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जितना भी ये थर्ड सेमेस्टर का जो ये आपका फर्स्ट पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन का, और जो आपका सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा है, इन्हीं से आपके जो सीटेट का पेपर होता है उसी में पूछा जाता है। जितना आपको यहाँ पे सिलेबस डिस्कस किए हैं 1 से लेकर 11 तक, वो सारे आपके क्या होते हैं, इसमें पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर में। और जितना समावेशी शिक्षा रहता है उतना भी, जितना भी आपका सीडीपी का पार्ट यानी 30 नंबर बनता है सीटेट में, इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं थर्ड सेमेस्टर से ही। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा थर्ड सेमेस्टर को, ताकि आप जब सीटेट का पेपर दे तो आपको पढ़ने में उसकी कठिनाई ना हो। देखिए, मैं अपने अनुभव को खुद का शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि कैसे एक पेपर की तैयारी करना चाहिए, कैसे हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या करेंगे, सीटेट निकाल लेंगे, टेट निकाल लेंगे। तो जितना आपका ये सिलेबस होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो तो आपको टेट में आता है। टेट तो छोड़िए, बहुत दिन से आ नहीं रहा है, तो आप सीटेट पे फोकस कीजिए। देखिए, मैं अपने अनुभव को बार बार कहती हूँ, मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टेट, सीटेट, जूनियर और प्राइमरी दोनों मेरा क्लियर हो चुका है पहले ही अटैम्प्ट में। तो आप लोग भी ऐसे आप अपने ही पढ़ाई से, जो आपका ये बुक दिया हुआ है इसी से पढ़िए, इससे बाहर और कुछ नहीं आता है। सीडीपी में आपके जो 30 नंबर होते हैं, सीडीपी देखिए बहुत ही ईजी होता है। और ये जो आपका दिया हुआ है शैक्षिक मूल्यांकन एवं समावेशी शिक्षा, फर्स्ट और सेकेंड जो आपका पेपर है, आप सीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे आप उसको उठा के देखेंगे तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन बने हैं। या आप जब अपनी तैयारी करेंगे तो इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे सीटेट के लिए। तो इसको आप खूब अच्छे से पढ़िए जो आपके दिए हुए हैं, और आगे की जानकारी के लिए। और इससे आगे का हम क्या करेंगे, ये आपका सिलेबस का फर्स्ट वीडियो था, कल से हम इसको अध्याय पहला स्टार्ट करेंगे कि कैसे उसको हमको पढ़ना है, कैसे समझना है। उन सारी चीज़ों को आप पढ़िएगा अच्छे से, और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे हम। तो अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।